हम लोग इकोनॉमिक्स में वो पढ़ते थे, ये स्टैगफ्लेशन का एक अफराती जमूद, हम वो टर्म मुश्किल मुश्किल उर्दू की इस्लाहात के ऊपर वो हंसते थे कि ये कौन सी चीज़ होगी अफराती जमूद। लेकिन आजकल पाकिस्तान की ये सूरत हाल बताती है कि अफराती जमूद क्या है, कि आपकी ग्रोथ है ही नहीं और इन्फ्लेशन आपका 40-50% पे घूम रहा है। अभी इंडिया की बात की खोखर साहब ने। इंडिया में 90 की दहाई के अवाइल में उनके पास रिजर्व्स ना होने के बराबर थे और ग्रोथ ना होने के बराबर थी, उसे हिंदू ग्रोथ का नाम वो देते थे। वो मनमोहन सिंह ने अपने गोल्ड रिजर्व्स एयरलिफ्ट किए थे, इतनी बुरी सूरत हाल थी अपने आप को लिक्विड रखने के लिए। अब 30 सालों में इंडिया कहाँ खड़ा है और हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। हमारे 92 पैसों में उनका 1 रुपया मिला करता था, हमारा रुपया उनसे तगड़ा था। आजकल 3.5 रुपये का, हमारे 3.5 रुपये और उनका 1 रुपया, हम 1/4 इकॉनमी हो गई हमारी अगर रुपए की वैल्यू के हिसाब से आप जाने तो बेड़ा गर्क तो हो गया हमारा, हम निकलेंगे कैसे इससे। सर वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी खाई में हो तो कम से कम और मजीद खोदना खत्म कर दें। हम तो ये भी खत्म नहीं कर रहे। जो मैं कोई हिंदुस्तानियों में सुरखाब के पर नहीं है। अगर आज वो हमसे आगे हैं तो पिछले 25 सालों में हमने गलत फैसले किए हैं और उन्होंने सही फैसले किए हैं। हम माशी तौर पर गलत फैसले करते आ रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने वो कर्ज ले लिया है जो कर्ज से हम अब इसको देना मुश्किल हो गया है। हमने अपने वसाइल हुकूमत के नहीं बढ़ाए लेकिन अखराजात बढ़ाते गए, जिसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ा खसारा कर दिया। फिर उसके बाद आपने जब लास्ट एनएफसी अवार्ड किया था, नवा एनएफसी अवार्ड या 10वां गालिबन एनएफसी अवार्ड, तो आपने मजीद सूबों को और पैसे दे दिए। तो अब आप जो पैसे आप जमा करते हैं वो सूबों को दे देते हैं। उनके पास वाफर पैसे हैं इसलिए वो अपना टैक्स जमा नहीं करते, ना वो प्रॉपर्टी पर टैक्स लेते हैं ना वो एग्रीकल्चर पर टैक्स लेते हैं। वफाक जो टैक्स लेता है वो इतना भी नहीं है कि वो अपने 1 रुपया भी अखराजात में डाल सके, वो सारे के सारा सूद में चले जाता है, बल्कि और आपको कर्ज लेना पड़ता है सूद देने का। जब आपको कर्ज नहीं मिल रहा तो फिर आप पैसा छापते हैं, जिसकी वजह से आज आपका 40% महंगाई हो गई है। तो वो जो बेचारा पाकिस्तानी मेहनत करके 4 पैसे कमा रहा है या 2 पैसे जमा कर रहा है, उसकी तो आपने जमाशुदा पूंजी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी, और उसकी जो भी तनख्वाह थी उसके ऊपर एक 40% आपने इन्फ्लेशन टैक्स डाल दिया। तो अगर आपको बुनियादी सही करनी है सबसे पहले तो आपको अपने अखराजात कम करने होंगे और फेडरल गवर्नमेंट को आपको समेटना होगा और फेडरल गवर्नमेंट को आपको उसके फाइनेंसेस ठीक करने होंगे। इससे पहले इसके अलावा बुनियाद ठीक नहीं होगी। और हम खुदा ना खास्ता ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम ये 90 दिन में कर देंगे, और ये जो शायद भाई बात कर रहे हैं कि सिमत हमको इसकी दुरुस्त करनी पड़ेगी कि हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि पहले 10 सालों में पाकिस्तान ने 7 वज़राए आज़म बदले थे, हिंदुस्तान ने 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए थे। तो आज उनका $150 अरब का एक्सपोर्ट है आईटी का, और हमारा शायद $2-2.5 अरब का है। तो अगर यहाँ पे हमारा लड़का जो है वो सिर्फ 3 महीने का सैलानी वेलफेयर का डिप्लोमा लेके आएगा और वहाँ का लड़का जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का बेंगलोर या कलकत्ता कैंपस से बैचलर्स डिग्री करके आएगा, तो हमारा बच्चा कहाँ compete कर सकेगा। हमको सिर्फ अपने मिस्टर साहब, ये वज़राए आज़म की तब्दीली एक हिस्सा है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी प्यार मोहब्बत चलती है, वो एक हिस्सा है जो पाकिस्तान को मनफी तौर पर मुतासर कर रहा है, उससे हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी जो हम प्रॉब्लम है ना, वो सियासतदानों में भी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के अंदर बदरजा उतम मौजूद है। इंडिया जब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहा था तो हम खाली वज़ीर आज़म नहीं थे बदल रहे, हमारे यहाँ सिर्फ मदरसों का रवाज था, मदरसों के अलावा हम कुछ नहीं थे कर रहे। हमारे यहाँ जैश थी, लश्कर थी, सिपाह थी। हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो वो .com का फिनोमेना, जिससे इंडिया ने बेंगलोर से अरबों डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज कमाया था, हम तो वो सारा मिस करके उसके बाद आजकल हमें याद आ रहा है कि आईटी से हमने $2-2.5 अरब कमा लिया। दुनिया इंडिया की देखें तो वो कितने $100 अरब जो है दुनिया इसी से आपकी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से कमा रही है। हम बच्चों को उस तरफ लगाया ही नहीं। ये हमारे पूरी कलेक्टिवली फेलियर है, पॉलिटिकल लीडरशिप की भी और उस एस्टेब्लिशमेंट की भी, जो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में। मिफ्ता साहब, ये मुश्किल टास्क है। नदीम भाई, ये चांद से लोग नहीं आएंगे ना किसी और बैरून मुल्क से आएंगे। ये टास्क हम पाकिस्तानियों को ही करना है। और जस्ट बिकॉज के पीछे एक सियासतदान फेल हो गए या पिछले सियासतदानों ने ये नहीं करा, इसका ये मतलब नहीं कि आगे हम कोशिश ना करें। तो हमें ये, हमारे ऊपर ये कोशिश फर्ज बनती है एज अ पाकिस्तानी। ये जरूरी नहीं है, देखिए जब मुस्तफ़ा भाई कहते हैं कि पार्टी बनाओ और शाहिद भाई से और मुझसे ये रोज ही तकरीबन दलील होती है,
तो हम इस बात पे तो बिल्कुल मानते हैं कि पार्टी की जरूरत है पाकिस्तान में। आज के दिन में ये तीनों पार्टियां माजरत के साथ सिर्फ अपने मामलात पे रुकी हुई हैं। किसने पाकिस्तान के लोगों की बात करी है? किसने यहां बात करता है रोज के जिधर महंगाई हो गई है कि एक आदमी जो नौकरी कर रहा है, कमा रहा है पैसे, वो भी पूरे नहीं कर सकता? किसने ये बात करी है कि यहां पे बिजली का बिल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है? कौन सी सियासी जमात बात करती है कि तमाम पाकिस्तानियों को इनके हुकूक मिलने चाहिए, खवातीन को इनके हुकूक मिलने चाहिए? कौन सी सियासी जमात ने बात करी है पिछले 5 सालों के अंदर के खानगी को बढ़ाना जरूरी है कि बच्चों को आज जो पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं? ये तो कोई सियासतदान बात नहीं कर रहा। जब हम ये बात करना शुरू की री इमेजिनिंग के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सैकड़ों लोग आए शाहिद साहब के पास, मुस्तफा के पास, और कहा है कि आप पार्टी बनाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम अभी भी ये श्योर नहीं है कि क्या वो सियासी लीडरान हम होंगे जो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें और आवाजें आगे लेकर जाएंगे, या कोई और होंगे। और कोई अगर और भी हो तो हमें उससे कोई कैवल नहीं है, कोई मसला नहीं है। कोई ना कोई इंसान इंशाअल्लाह ताला उभरेगा पाकिस्तान में, कोई सियासी कुव्वत उभरेगी जो पाकिस्तानियों की जो हक बजानिब आवाज है उसको आगे लेके जाएगी, उनकी उम्मीदों का सहारा बनेगी। ये सिर्फ अपने मसाइल में नहीं घुसे रहेगी, शाहिद साहब से भी इस पे राय चाहूंगा।